इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एग्जाम में देखो कितनी बार पूछा है, जो तुमको दिख रहा है इसको कैसे लिखना है, कितने मार्क्स का आएगा, इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। और जो इसके 14 प्रिंसिपल्स है वो मैं डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा प्रॉमिस है 14 पॉइंट में 14 सेकंड में आप लोग को लर्न करवा दूंगा। कैसे? एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसके मदद से 14 के 14 पॉइंट्स आपको पूरे के पूरे याद रहेंगे इफ ये वीडियो आप पूरा देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सेम क्वेश्चन एट द बीबीए, बीकॉम और एमबीए लेवल करीबन 15 मार्क का आता है, क्योंकि वहां पे पूरे 14 प्रिंसिपल लिखने होते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन एनी 5 बोल रहे हैं। वैसे हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल है, अभी तक वैसे तो पूछा नहीं है, बट चांसेस फिर भी हो सकते हैं कि एक साथ वो लोग पूरे 14 प्रिंसिपल्स पूछे। ठीक है, तो पहले ये 4 या 5 मार्क का आएगा। दूसरा नंबर, इसको एग्जाम में लिखना कैसे है। जब भी ये पूछा तो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि ए, बी, सी और डी और ई बनेगा तुम्हारा प्रिंसिपल्स फेयोल के जो 14 पॉइंट्स है। समझ में आया तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है? नाउ मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल और मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल का डिटेल्ड वीडियो मेरे पिछले वीडियो में है, इसका पिछला वाला वीडियो में दिया हुआ है, या इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करोगे, वहां पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल डिटेल बताया, तो वहां पे देख लेना। फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूं। जब तुम आंसर लिखोगे तो ए, बी, सी, डी और ई फॉर्म होगा प्रिंसिपल्स ऑफ गिवन बाय फेयोल। नंबर ए, मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक ऐसा सच्चाई जिसको तुम सही मानते हो और तुम्हारे सारे एक्शंस उस हिसाब से होगा। जैसे तुम मानते हो कि कॉपी करना गलत है, तो एग्जाम में सामने वाला आंसर दिखा रहा है लेकिन तुम नहीं, हम कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा प्रिंसिपल क्या बोलता है? कॉपी करना गलत बात है। तो वही प्रिंसिपल जो तुम्हारा है वो विचार और एक्शन, कर्म को असर करेगा। समझ में आ रहा है? दूसरा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब ये सिर्फ प्रिंसिपल था, ये मैनेजमेंट क्या है? लोगों से काम करवा के लेने का, गोल अचीव करने का थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये दूसरे चैप्टर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मैंने बताया। सो मैनेजमेंट में जब भी फैसला लिया जाता है प्रिंसिपल सोचा जाता है। अब ये कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसको सोच के समझ के फिर फैसला लिया जाता है? वो हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल थे जो मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन टू फेयोल। पहले तो समझ लो, हेनरी फेयोल फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट माने जाते हैं। ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और इन्होंने 1916 में एक फ्रेंच की बुक लिखी। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल है। अब फ्रेंच वाले अलग प्रकार से प्रोनाउंस करे, लेकिन जो भी है, और उसको इंग्लिश में रूपांतर किया गया 1949 में। बाय द वे ये बुक आज भी प्रिंट में है। मतलब समझ में आता है कि 70-80 साल होने के बाद भी बुक का सक्सेस रेट बहुत आया है, क्योंकि हेनरी फेयोल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो यूनिवर्सल इन नेचर है, सब ऑर्गेनाइजेशन में लागू होता है। और वो कौन कौन से अभी मैं थोड़ी देर में शुरू करूंगा एक्सप्लेन करना। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयोल। बेटा है तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा। टू मैनेज मतलब फोरकास्ट, भविष्य का प्लान करना, जमा करना रिसोर्सेस, कमांड, लीड करना और कोऑर्डिनेट करना। इसके बाद तुम्हारा शुरू होगा हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। समझ में आया? अभी एक एक करके मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा और एंड में मैं जो स्टोरी बताऊंगा उससे तुम्हारे 14 के 14 पॉइंट्स लर्न होंगे, ये मैंने प्रॉमिस किया तुमको। शुरू करते हैं। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क। नाउ टेल मी, एक कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। मैं तुम्हारा घर का एग्जांपल लेता हूँ। घर में भाजी बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, पढ़ाई करना। काम का बंटवारा कैसे? भाजी है तो माता जी बनाएगी,
ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल या कुछ बाहर के काम होंगे तो पापा जी करेंगे, फादर। पढ़े तो वैसे तुम करते नहीं हो, लेकिन फिर भी एज्यूम कर रहा हूं तुम 5-10 मिनट तो पढ़ाई करोगे। तो तुम काम को बांट दिया गया है और सब लोग फैमिली में अपने काम कर रहे हैं। वही कंपनी में डिवीजन ऑफ वर्क में, एक कंपनी में खरीदी के लिए परचेज डिपार्टमेंट, बनाने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेचने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, हिसाब के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? सो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब तुम काम को बांटो। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में काम रहते हैं अलग अलग, हर काम को छोटे छोटे जॉब्स में बांटो और स्पेशलिस्ट लोग को अपॉइंट करो उस जॉब के लिए जिसके लिए वो काबिल है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम में बुमराह बॉलिंग करेगा, विराट कोहली बैटिंग करेगा, तो कंपनी में प्रोडक्शन के लिए तुम इंजीनियर अपॉइंट करोगे, तुम अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करोगे, मार्केटिंग के लिए एमबीए मार्केटिंग अपॉइंट करोगे। सो तुमने क्या किया, काम को बांटा, स्पेशलिस्ट क्वालिफाइड लोग जो उस फील्ड या उस डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाइड है उनको अपॉइंट किया। इससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। अब जैसे बुमराह बॉलिंग कर रहा है तो आउट स्विंग, इन स्विंग, यॉर्कर सीख गया है, समझ गया है, वक्त के साथ साथ स्पेशलाइजेशन आता है। वैसे कंपनी में जो वर्क है मैनेजरल या टेक्निकल, तुम जिस फील्ड में काबिल हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, वक्त के साथ साथ तुम स्पेशलाइजेशन कर लेते हो। सो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जैसे तुम सोने के उस्ताद हो, जब मौका मिला सो गए, तुमको स्पेशलाइजेशन आता है, फ्री टाइम मिला के सो गए, ठीक है ना। दूसरा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये होता क्या है, नाउ टेल मी, तुम टीचर को बोलोगे कि टीचर आज मत सिखाओ, या टेस्ट मत लो, या आज जाने तो चलो बाहर राउंड मारने जाते, टीचर हकाल देगी क्लास से। क्यों? क्योंकि टीचर के पास एक लीगल ताकत है जिससे वो तुमको डायरेक्ट कर सकती है कि भाई तुमको होमवर्क करना है, टेस्ट देना है। सो डू यू एग्री, ताकत डाउनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है ना। सो ऑथोरिटी क्या है, एक टीचर को लीगल ताकत दी गई है स्टूडेंट से काम करवाने के लिए। सो ऑथोरिटी ताकत डाउनवर्ड फ्लो होती है। अच्छा, प्रिंसिपल टीचर से काम करवा के लेता है, डू यू एग्री। सो प्रिंसिपल से ऑथोरिटी डाउनवर्ड जाता है, प्रिंसिपल से टीचर, टीचर से स्टूडेंट। सो ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, ताकत ऊपर से नीचे की ओर आता है। जैसे तुम्हारा ब्रेन खोपड़े ऊपर है, बाकी पूरा शरीर को मैनेज करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम जवाबदार हो टीचर को होमवर्क दिखाने का, टीचर जवाबदार है टेस्ट कंडक्ट करके रिजल्ट्स लाने का, प्रिंसिपल को बताने का। सो ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। अब अकाउंट्स का एक आदमी ये काम करता है, एग्जीक्यूटिव है, वो किसको रिपोर्ट करेगा, अकाउंट्स मैनेजर को। अकाउंट्स मैनेजर किसको रिपोर्ट करेगा, डायरेक्टर को। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक जवाबदारी है टू परफॉर्म द असाइन टास्क, जो तुमको काम दिया है होमवर्क का। सो ऑथोरिटी टीचर से स्टूडेंट की तरफ डाउनवर्ड आया, एंड स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट बैक टू द टीचर। सो आई होप समझ में आया, ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स जो एग्रीमेंट बनाया गया है, जब तुम जॉब ज्वाइन करते हो तुमको क्लियर कट बताया जाता है स्कूल के टीचर्स को कि तुम स्कूल में सिखाओगे, तुम प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकते। डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट सब रहता है। तो बोलने का तात्पर्य है, डिसिप्लिन बेसिकली मीन्स रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। सॉरी, उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी पेनल्टीज भी लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉश कंपनी में कुछ वर्कर्स दारू पी के आए थे, कंपनी के गाइडलाइंस वाज वेरी क्लियर, कोई भी दारू पी के नहीं आ सकता काम पे, क्योंकि मशीन में काम करते हुए इंजरी या डेथ हो सकता है। कुछ 2-3 लोग थे शायद, कंपनी ने हकाल दिया, नहीं लिया वापस, डिसिप्लिन तोड़ा गया ना। और उनको अलाउड किया होता तो बाकी वर्कर्स भी हो सकता है कुछ लोग वैसे किए होते। कुछ जगह पे कंपनी बोलती है, तुम अशोका यूनिवर्सल जो स्कूल कॉलेज में भी डिसिप्लिन कैसे होता है, तुम अंदर जाओगे गेट के अंदर लेके जाने की गाड़ी तो हेलमेट चाहिए। बहुत सारे कंपनीज के कायदे हैं, पार्किंग कंपनी के अंदर रहती है ताकि गाड़ी सेफ रहे, लेकिन तुम हेलमेट, वो कंपनी का बोलना है, तुम अपने फैमिली के लिए जवाबदार हो तो हेलमेट पहन के ही आने का, नहीं तो तुम गाड़ी बाहर लगाओ, तुम्हारे इस पे अंदर लगाओ तो अंदर सेफ रहेगा कैमरा के साथ, तो हेलमेट के बिना अंदर आने देते नहीं। सिगरेट जिसको स्मोक करना है उसके लिए भी नॉर्मल लेवल नहीं, स्मोकिंग जोन है जहाँ पे जिसको आदत है वहां पे।
तो डिसिप्लिन रहता है। एयरपोर्ट में भी तुम हर जगह स्मोक नहीं कर सकते, एयरपोर्ट के अंदर स्पेसिफिकली स्मोकिंग के कैबिन्स रहते हैं, वहीं पे स्मोक कर सकते, दूसरी जगह नहीं। चौथा, यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या होता है? एक सपोजली क्रिकेट टीम है, उसमें दो कैप्टन रख दिए, विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा बोलता है बुमराह बॉल ले, पहला ओवर डाल। विराट कोहली बोलता है शमी तू पहला ओवर डाल। डिस्कशन हो रहा है, दोनों में झगड़ा हो रहा है। बैट्समैन सोच रहा है कब पहला बॉल आएगा, अंपायर सोच रहा है कब गेम चालू होगा, गेम चालू ही नहीं हो रहा है। गड़बड़ी क्या हो गया? दो कैप्टन, दो विचारधाराएं अलग अलग, और दो अलग अलग प्लेयर जो कंफ्यूज है, क्या करें? बॉल एक, दो बॉलर। सपोजिटली अभी रोहित शर्मा इज द कैप्टन, राइट? रोहित शर्मा ने बोला बुमराह तू पहला ओवर डाल। विराट कोहली वाइस कैप्टन है, वो कुछ नहीं बोलेगा। रोहित शर्मा आउट ऑफ द फील्ड है, तो देन विराट कोहली विल बिकम द कैप्टन टेम्परली। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्लियर बोलता है कि यू शुड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन बॉस। जैसे कि दो मार्केटिंग मैनेजर है, एक बोलता है तू जरा बॉम्बे जाके क्लाइंट से मिलकर आ, दूसरा मार्केटिंग मैनेजर बोलता है तू दिल्ली में जा, और दोनों बोलते हैं कल सवेरे जा। किसका मानेगा वो? बॉम्बे जाएगा क्या दिल्ली? वो बोलेगा तुम लोग दोनों बाहर में जाओ, मैं जा रहा हूँ शिमला, बहुत गर्मी है। समझ में आ रहा है? सो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्लियरली सेज कि टीम हो, उस टीम का एक ही बॉस रखो, दो बॉस नहीं। जैसे कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, ये ओसी का चैप्टर है, इसको दो टीचर सिखाएगी। कल 8 बजे एक दोनों ने साथ में लेक्चर रख दिए, दो अलग अलग क्लासरूम, और तुम दो क्लासरूम के बीच में बैठे हो, कौन सा टीचर करने का? तुम बोलते टीचर होमवर्क कम देती, इधर जाते हैं। बाकी टीचर बोलते हैं अच्छा सिखाती, इधर जाते हैं। दोनों कंफ्यूज, गड़बड़ी हो गया। समझ में आ रहा है? सो एक ही टीचर नॉर्मली होती है, या तो दो टीचर है तो पहले 4 चैप्टर फर्स्ट टीचर सिखाएगी, नेक्स्ट 4 चैप्टर दूसरे, तो काम का बंटवारा कर लिया, तो भी पॉसिबिलिटी होता है। समझ में आया? यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कंपनी शुड हैव, जैसे टीम शुड हैव वन बॉस, नॉट टू बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब तुम खूब प्लान करते हो पढ़ाई का, सवेरे उठेंगे, फिर 7 बजे 8 से 10 पढ़ाई करेंगे, 10 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, 11 बजे कॉलेज जाएंगे। मस्त प्लान किया। फिर तुम सोचते हो नहीं, 8 बजे 7 बजे उठेंगे, जिम जाएंगे, 8 से 9 बजे पढ़ाई करेंगे। तुमने 4-5 प्लान किया। फिर तुम बोलते नहीं 8 से 10 पढ़ाई नहीं करेंगे, बस एक कॉलेज में चक्कर मारेंगे। फिर बोलते जाने 8 से 10 मिसल पाओ। कितने प्लान बनाए तुमने? 4। और रात को बनाए अगले दिन के 4 प्लान। अब तुम रात को कंफ्यूज होके कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करने का, पता चला तुम 10 बजे उठे, कोई भी प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड की तरह, बट दूसरे दिशा में जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि तुम भले ही 10 प्लान बनाओ, यहां से तुमको मुंबई जाना है, से नासिक टू मुंबई, तुम रोड से जा सकते हो, नदी से तो नहीं जा सकते, बट एरोप्लेन से जा सकते हो। अच्छा, रोड से कार से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, और लेजेंड लोग साइकिल से जाएंगे, तुम रिक्शा से जा सकते हो, तुम और ट्रक से जा सकते हो, बस से जा सकते हो। बट तुम जब जाने के लिए निकलोगे, ट्रेन से जा सकते हो। तुम एक ही ट्रेन में बैठे तो बाकी को भूल जाओ। तुम 7-8 प्लान बनाओ, लेकिन इंप्लीमेंट सिर्फ एक करो। तुम एक साथ सब इंप्लीमेंट करने गए तो क्या होगा? गड़बड़ी हो जाएगा, है ना? सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में तुम अलग अलग एक्टिविटीज जब बनाते हो, अलग अलग प्लान बनाते हो, यू कैन हैव ऑल्टरनेटिव्स 5-6, बट इंप्लीमेंट ओनली वन प्लान। समझ में आया तुमको? उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक ऑटोमोबाइल वासन टोयोटा में, तुम शोरूम में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है? तुमको उनका टारगेट है साल में 1200 इनोवा बेचने का। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब महीने का कितना? 100। 5 सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो हर एक ने कितना बेचना चाहिए? 20। एक बंदा बोलता है, वो आलसी है, कि मैं 10 ही बेचूंगा। उसने अपना खुद का गोल क्या बना लिया? 10। लेकिन वासन टोयोटा का ऑब्जेक्टिव क्या है? 20 बेचना है। डिफरेंस नहीं आ गया? तुम्हारे पेरेंट बोलते हैं 90% लाना है, तुम बोलते हो 70%, मिसमैच। लास्ट में तुम बोलते हो 80%, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जो बंदा 10 गाड़ियां का सोचता है,
वो गड़बड़ी होना ही है, क्योंकि वो काम 10 काम करने के बाद ढीला पड़ जाएगा। उसका तो गोल अचीव होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। तो जब ऐसे सिचुएशन बनते हैं, जब एक एम्प्लॉय का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल अलग दिशा में जा रहा है, तो कंपनी ने, मैनेजर ने उसको बुलाना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए और बोलना चाहिए तेरा गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल साथ साथ। उसको बोलना चाहिए तू भले 25 बना, 25 बनाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का 20 का गोल तो मैच होगा, प्लस तेरा भी गोल मैच होएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में। समझ में आ रहा है? सो जब भी बात होगी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, फैसला लेते समय हर फैसला ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का गोल साथ साथ चलने चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रगति नहीं करता। कुछ स्वार्थी लोग अपना क्या होता है, खुद का टारगेट सेट करते हैं, उनको पता है एक गाड़ी बेचा तो हका लेंगे नहीं, तो एक गाड़ी बेचने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उनका पर्सनल तो बच गए जॉब, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होता है ना। 7वां, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। नाउ रेम्यूनरेशन मतलब पगार, व्हाइट कॉलर के लिए सैलरी, ब्लू कॉलर वर्कर के लिए वेजेस। तुमने बहुत ज्यादा तनख्वाह रख दिया तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाता है। तुमने बहुत कम तनख्वाह रखा तो एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जाएगा। टेक्निकल भाषा में उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं, कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, कुछ लोग आते हैं। तुमने बहुत ज्यादा तनख्वाह रखा तो हो सकता है एक ऐसा वक्त है जब तुम्हारे पास सैलरी पे करने की पैसे ना हो। बहुत कम तनख्वाह रखा तो तुम्हारे पास एम्प्लॉय नहीं बचेंगे। रेम्यूनरेशन कितना होना चाहिए? अब जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बनता है तो इंडिया में फर्स्ट सैलरी कितना होगा? करीबन 50,000 रुपया। फ्रेश सीए तो करीबन 6 लाख रुपया। फ्रेश एमबीए 3-3.5 लाख तक तो मिल ही जाता है। अच्छा कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज है तो, अच्छा कॉलेज है तो 5, 6, 8, 10 लाख ऐसा। तो जो दोनों के हित में हो, बहुत ज्यादा नहीं ऑर्गेनाइजेशन लॉस में, बहुत कम नहीं एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा। इट शुड बी फेयर। रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए? फेयर, जिससे दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले, कंपनी को भी और एम्प्लॉय को भी। सेंट्रलाइजेशन, अभी लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। मुकेश अंबानी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, सो ने कहा कि जियो फॉर्म करता है। डिसीजन कहां से लिया गया? टॉप लेवल से। पर इंप्लीमेंट कौन करेंगे? बाकी के लोग। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब सपोजिटली तुम्हारा कॉलेज है, डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रिंसिपल करता है, सेंट्रल, बाकी लोग को सिर्फ फॉलो करना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ने बोला टेस्ट रखना है, कब रखना है टीचर डिसाइड करती है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर प्रिंसिपल के बाद टीचर को भी दिया गया है, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब सवाल यह है क्या होना चाहिए कंपनी में, सेंट्रलाइजेशन क्या डिसेंट्रलाइजेशन? एक हॉस्पिटल में सेंट्रलाइजेशन ज्यादा काम में आता है, क्योंकि सर्जरी का फैसला तो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन कंपनी में फैसले जियो के टावर्स लगाने, कहाँ लगाना है, मुकेश अंबानी हर जगह पे तो आ नहीं सकता। आज उनके करीबन 40 करोड़ जितने सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं और टावर्स हर जगह पे लगाना पड़ता है, तो वो डिसीजन कौन लेंगे? लोअर लेवल मैनेजर्स लेंगे। वो फैसले का अधिकार नहीं दिया तो कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक कंपनी में क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? द आंसर इज बोथ। सेंट्रलाइजेशन बड़े फैसले टॉप लेवल पे लिए जाए, छोटे छोटे फैसले अब परचेस करना है उससे करना है। मुकेश अंबानी थोड़ी बोलेगा कि भाई 2,000 रुपए का कागज खरीदना है, ये तो परचेस डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, मतलब फैसला लोअर लेवल ले रहे, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सो कंपनी में क्या होना चाहिए? दोनों, सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन। स्केलर चेन, ये स्केलर चेन का एक ड्राइंग है। स्केलर चेन मतलब एक टॉप लेवल का आदमी, फिर लोअर, जैसे डायरेक्टर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, वर्कर, ऐसा लोअर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो स्केलर चेन ध्यान से देखना बोर्ड में जरा, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑथोरिटी। अब ये गैंग प्लैंक क्या होता है? सपोजिटली ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ई बंदे को ओ बंदे से बात करना है, ठीक है ना? सपोजिटली ई बंदे को ओ बंदे से बात करना है, तो ई डी से पूछेगा, डी सी से पूछेगा, सी बी से पूछेगा, बी ए से पूछेगा, उसी प्रकार से ओ एन से पूछेगा, एन एम से पूछेगा,
ML से पूछेगा, LA से पूछेगा, हाँ बोलने के बाद बात कर पाएंगे, इसमें तो काफी घंटे, दिन, महीने भी लग सकते हैं। सो हेनरी फेयल का मानना था कि एक गैंग प्लैंक ड्रॉ किया जाए जिसमें E can directly communicate with O rather than taking permission from D. O can directly talk to E rather than taking permission from N. So this is called as a gang plank. और एग्जाम में तुम जब 5 प्रिंसिपल सिर्फ पूछे तो ये एक जरूर डालना, क्योंकि चार्ट, ड्राइंग, ग्राफ्स से मार्क्स बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। ये हायर ऑथोरिटी है, ये लोअर ऑथोरिटी है। सो लोअर ऑथोरिटी के दो अलग डिपार्टमेंट्स को बात कर गैंग प्लैंक के थ्रू बात किया जा सकता है। क्या समझ में आया सबको? यस और नो? ओके, नेक्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर, तुम्हारे घर के सामान, तुम हर 2-4 दिन में डांट खाते हो, तुम्हारे कपड़े फेंके हुए हैं, बुक्स फेंके हुए हैं, सामान इधर का उधर पड़ा हुआ है, ना खाने का ठिकाना, ना कपड़ों का ठिकाना, ना बुक्स का ठिकाना। जब डांट खाते हो तो 1-2 दिन सेट करते हैं, फिर वापस वही हो जाता है, बराबर है। सो ऑर्डर मतलब हर एक चीज की एक सही जगह होती है और हर सही जगह के लिए सही वस्तु होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे घर पे किचन में ट्रॉलीज रहता है, ट्रॉलीज में सब बर्तन वो सब रखते हैं, और डाइनिंग टेबल अलग से होगा, ठीक है ना। तुम्हारा स्टडी रूम में टेबल्स होगा, समझ में आ रहा है? स्टडी टेबल होगा, वैसे तो खाली रहता होगा, पढ़ते नहीं तुम, लेकिन फिर भी बाई चांस गलती से पढ़ाई किया तो स्टडी रूम में जाओगे। सो ऑर्डर मतलब हर चीज में मटेरियल और लोग की सही जगह रहती है। इफ यू चेक आउट ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, फिनेंस मैनेजर अलग कैबिन में होगा, एग्जीक्यूटिव्स के या तो छोटे कैबिन या क्यूबिकल होंगे। क्यूबिकल मतलब चेयर्स होंगे, कंप्यूटर होगा जिसपे खुले बैठे रहेंगे, बट मैनेजर का इंपॉर्टेंट फैसला है बड़ा ओहदे पे तो उसको कैबिन दिया जाएगा। सो ऑर्डर, हर चीज सही जगह पे होनी चाहिए, लोग सही जगह पे होने चाहिए, तो काम ठीक से हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल्स। सो मैं एक ड्राइंग करके बताता हूँ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बराबर है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तुम्हारा। पी, माउस से लिख रहा हूँ भाई, हैंडराइटिंग बड़ा इंटरनेशनल आएगा। प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन को क्या चाहिए? मटेरियल्स। मटेरियल्स कौन सप्लाई करता है? स्टोर्स, ठीक है, स्टोर्स सप्लाई करता है। स्टोर्स इधर नहीं होगा, स्टोर्स करीबन इधर होगा, समझ में आया? स्टोर्स किधर होगा? इधर होगा। प्रोडक्शन ने डिमांड किया तुरंत यहाँ, अच्छा इधर रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है, खराब भी हो सकता है, तो ऑर्डर कैसे रखा है? स्टोर्स इधर और वेयर हाउस इधर होगा, बनने के बाद इधर वेयर हाउस होगा। ये क्या होगा? वेयर हाउस, जहाँ पे फिनिश गुड स्टोर करते हैं। WAR, हैंडराइटिंग तो बड़ा हमारा मिक्की माउस की तरह हो गया, लेकिन जो भी है समझ लो। आया समझ में? सो देयर मस्ट बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्रॉपर प्लेस। इक्विटी। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्रॉम्पटन क्विज में 2 महीने का समर ट्रेनिंग किया था, 98 में, 2 महीने का। उस समय मैं था अकाउंट्स सेक्शन में, इनकम टैक्स में मैं कर रहा था। तो वर्कर्स का खाने का जगह अलग था, एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट्स का अलग था, खाना अलग बनता था। वर्कर्स का रास्ते में दिखता था, बाकड़े जैसे रहते ना वैसे, और जो एग्जीक्यूटिव्स था उनके लिए गोल टेबल, प्रॉपर चेयर्स। फिर मेरा हो गया समर ट्रेनिंग, फिर मैंने 1 साल बाद सुना स्ट्राइक हो गया। वर्कर्स ने बोला भेदभाव क्यों, हमारे लिए खाना अलग क्यों, हमारे लिए बाकड़े क्यों, हमारे लिए क्यों सिटिंग अरेंजमेंट्स एग्जीक्यूटिव की तरह, हम लोग क्यों अलग है? बाकायदा क्रॉम्पटन जिसको फिर मैंने सुना है चेंज करना पड़ा। क्यों? इक्विटी, सबको इक्वल ट्रीट करो। अन्न में क्यों फर्क? बनाना इनके लिए अच्छे तरीके से खाना बनाओ, इनके लिए अलग बनाओ, थोड़ी चलता है। अभी सबके लिए सेम खाना बनता है, टेबल्स भी मुझे लगता है दोनों के सेम हो गए होंगे, तो इसको इक्विटी बोलते हैं। इम्पार्शियल रहो, फेयर रहो, सबको काइंडनेस और जस्टिस से ट्रीट करो, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मैं बात कर रहा हूँ 2004 और 5 की, आई थिंक उसके पहले 2001-2 भी हो सकता है। मेरा एक बैच था, उसमें मैक्सिमम लोग महिंद्रा के थे, और वो रात को 8 से 9, 9 से 10 चलता था, क्योंकि सब जॉब वाले लोग थे, उसमें कुछ 15-20 लोग थे। तो एक कोर्स है जिसको DBM बोलते हैं, जो MBA नहीं कर सकते वो लोग 2 साल का DBM करते हैं, फिर 1 साल का मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, MBA की तरह MMS होता है, मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो कोर्स कर रहे थे, तो वो मेरे पास अकाउंट्स के लिए आए थे, अकाउंट्स और ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स। अब उस समय टोयोटा क्वालिस लॉन्च हुआ था इंडिया में, अभी जो इनोवा है उसका
पहले का जो मॉडल है, पहला मॉडल इंडिया में टोयोटा ने क्वालिस लॉन्च किया था, और वो महिंद्रा और टाटा का बिजनेस डाउन कर रहा था, क्योंकि टोयोटा वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी कंपनी माना जाता है, तो लोग को भरोसा पहले भी था, आज भी है। तो महिंद्रा का सेल डिप हो रहा था, और तभी उन्होंने बोलेरो लॉन्च नहीं किया था, और उनके जो पुराने गाड़ी है मार्शल, वो टक्कर नहीं दे पा रहे थे क्वालिस को, और महिंद्रा का सेल कम हो रहा था। तो हर रोज हंसी मजाक से बैच होता था। तभी मैं यंग था, कुछ 24-25, और वो लोग सब 30-35-40 के थे, कुछ मैरिड थे, कुछ अनमैरिड थे, हमेशा हंसी मजाक गप्पे मारते थे। एक दिन सडनली सीरियस हो गए, बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला किसी मैनेजर को कंपनी के बाहर से घर भेज दिया, अब कंपनी लॉस पे जा रही, तो एम्प्लॉयमेंट पगार कैसे देगी? तो जॉब, उसको बोल दिया जॉब तेरे को नहीं दे सकते, छोड़, तेरे को आउट कर दिया। उसके नेक्स्ट दिन से माहौल पूरा बदल गया, बहुत सीरियस हो गए वो लोग, क्योंकि उन लोग को डर लगने लगा उनका भी जॉब जाएगा। बोलेरो डिलेड लॉन्च था, बाद में बोलेरो लॉन्च हुआ और सक्सेस हुआ और महिंद्रा को बचा लिया। उसके बाद स्कॉर्पियो और एक्सयूवी, ये तो बहुत आगे आ गए। तो स्टेबिलिटी, अच्छा, जब इस प्रकार से इंस्टेबिलिटी रहता है, तुमको कभी भी हकाला जाएगा, तुम क्वालिटी काम नहीं करोगे, तुम कम काम करोगे, तुम ध्यान नहीं दोगे, तुम्हारा हेल्थ ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होगा। तो जापान जैसे कंट्री में जब एम्प्लॉय को हायर करता है, तो उसको क्लियर बोला जाता है तू 8 घंटा काम करेगा, विच इज 1/3 ऑफ योर लाइफ। तू 20-25 साल करेगा तो 1/3 लाइफ तो हमको दे रहा है। तो कंपनी लॉस में भी जाएगी तो हम तुमको हकालेंगे नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जब तुमको गारंटी देता है कि जॉब, क्यों लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं? स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि वहां स्टेबिलिटी है, लोग हकाले नहीं जाते आसानी से। हाँ, सस्पेंड हो सकता है, कोई करप्शन में पकड़ा गया तो सस्पेंड हो सकता है 6 महीने 1 साल के लिए, पगार नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाद में वापस भी ले लिया जाता है यदि प्रूव हो गया नहीं है। बहुत, तुमने कितनी बार सुना है कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय को हकाल दिया? बहुत कम, साल में 5-10 ही किस्से सुने होंगे, उसके ऊपर तो नहीं। इसलिए इंडिया में लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, जॉब सिक्योरिटी होता है। तो वही स्टेबिलिटी, तुम काम कर रहे हो, तुमको पगार मिल रहा है, स्टेबल हो, तुमको हकाला नहीं जाएगा, तो तुम काम अच्छा करोगे। वो वाली बात है। घर पे गए, बार बार पप्पा डांट रहे, तो तुम्हारा मूड जाते खराब हो जाएगा। अब तुम अच्छे माहौल है, घर गए, सब रिलैक्स्ड है, तो तुम भी कंफर्टेबल रहोगे, वो वाली बात। नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? अभी क्या होता है, जिस बच्चे को फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाता, वो हमेशा वीक, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। हमेशा माँ बाप ही फैसले लेते हैं बच्चे के लिए। अब कंपनी में एक मैनेजर है, वो जब जाएगा या रिटायर होगा, नेक्स्ट आदमी भी उसके काबिल होना चाहिए। आज मुकेश अंबानी के बाद नेक्स्ट जनरेशन उसी लेवल पे होने चाहिए। तो इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव एम्प्लॉय को बोला जाता है कि सपोजिटली तेरे को एक प्रोजेक्ट के लिए हम बहरीन भेज रहे हैं या दुबई भेज रहे हैं, तू वहां पे जा, टीम के साथ जा, प्लान कर, गलतियां हुई तो भी हम स्वीकारेंगे, करेक्शन करने के लिए तेरी जवाबदारी। अब उसको पूरा फैसला लेने का अधिकार दिया, वहां जाकर सही और गलत वो उसको ही देखना है, ट्रेंड आदमी है। सो इनिशिएटिव मतलब तुम फैसला करने का अधिकार देते हो, गलती हुई तो भी हम स्वीकारेंगे, हकालेंगे नहीं। तो बंदा क्या है, डिसीजन मेकिंग लेना सीखता है। बहुत सारे लोग पूरे जिंदगी डिसीजन नहीं लेते, और मैं कई बार बोलता हूँ तू डिसीजन नहीं ले सकता सादे से चीजें, क्योंकि हर चीज में पेरेंट्स से डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग का सबसे आसान तरीका, छोटे छोटे चीजों का डिसीजन लो। भाई आज क्या काम करूं, तू फैसला कर, कल दिया था। तो बंदा खुद डिसीजन लेना शुरू होता है और खुद से फैसला लेगा, उसको इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव बार बार लेगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और यदि मैनेजर भी अपॉइंट करे तो डरेगा नहीं, क्योंकि उसके पास ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और डिसीजन मेकिंग पावर है। बहुत सारे कंपनीज, नोकिया क्यों बंद हो गया? क्योंकि उन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया एंड्रॉइड में शिफ्ट होने का, स्मार्टफोन नहीं बनाए, पुराने में रह गए, वो लोग बंद हो गया। एक प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड क्यों बंद हो गया कंपनी? तुमने नाम भी नहीं सुना होगा। क्यों? एम्बेसडर कार क्यों बंद हो गया? क्योंकि वही कार 50 साल रखा, उन्होंने चेंज नहीं किया डिजाइन। आज मारुति कैसे नए नए तुम्हारे 800 बंद करके ऑल्टो लाया, स्विफ्ट लाया, फिर स्विफ्ट डिजायर लाया, फिर अर्टिगा लाया, फिर ब्रेजा लाया, सीएस लाया, अभी वापस नए नए मॉडल ला रहे हैं ना। उनको पता है डिसीजन नहीं लिया तो बंद करना पड़ेगा, और वैसे भी उनका शेयर लगातार गिर रहा है, क्योंकि दूसरे लोग और अच्छे अच्छे गाड़ियां ला रहे हैं। और लास्ट में एस्पिरिटी कॉर्प्स, ये फ्रेंच वर्ड है, इट मींस पूरा ऑर्गेनाइजेशन में शांति होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में पीस नहीं है, वहां पे सब लोग दुखी रहते हैं, काम का क्वालिटी गिरता है, प्रॉफिट गिरता है, कस्टमर्स नाराज रहते हैं, सप्लायर्स को पेमेंट नहीं मिलता,
एम्प्लॉय को पगार टाइम में नहीं होता है, क्योंकि माहौल पीसफुल नहीं है। अभी एक एग्जांपल ले लो, मारुति कंपनी है, गुड़गांव के एक प्लांट में स्ट्राइक हुआ था। स्ट्राइक इतना एग्रेसिव हो गया कि वर्कर्स ने एक एचआर के आदमी को मार डाला। उसके बाद कितने महीने लगे होंगे शांतता। एचआर का आदमी आएगा तो डर डर के आता होगा, वर्कर को पता है पुलिस केस हुआ हुआ है तो वो लोग भी कुछ करेंगे नहीं। सो पूरा माहौल बर्बाद हो जाता है। बजाज में भी हुआ था, 3 लोग मर गए थे पुलिस फायरिंग में। तो ऐसे कई जगह पे जब केसेस होते हैं, झगड़े, कई बार सुना है तुम्हारा एक कंपनी है, आई थिंक एप्पल का जो फॉक्सकॉन, वहां पे तोड़फोड़ हुआ था। इंडिया के लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन क्यों तोड़फोड़ हुआ था? इल्जाम लगाया गया था कि टाइमली पगार नहीं दे रहे, डिलेड दे रहे, कम दे रहे, ऐसे कुछ तो इल्जाम लगा था। एप्पल का चैनल पार्टनर है, मतलब फॉक्सकॉन को एप्पल के फोन्स बनाने दिया, कंट्रोल एप्पल का रहता है बट कंपनी है फॉक्सकॉन। तो एप्पल ने बोला कि हम चेक करते हैं। जब पता चला कि फॉक्सकॉन की गलती है, एप्पल ने धमकी दिया फॉक्सकॉन को, तुम्हारा काम बंद कर देंगे इंडिया में। तो उन्होंने गलती मानी, सबको पगार दिया, अभी सब सिचुएशन स्टेबल है। लेकिन इसको कुछ महीने लगे, तब तक माहौल बहुत टाइट रहेगा, टाइट रहा होगा। एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं, डर रहा है, मालिक डर रहा है कि तोड़फोड़ में कुछ 400-500 करोड़ का लॉस हो गया, दोनों को नुकसान ही, माहौल खराब हो जाता है। करेक्ट? तो इसको एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, ये 14 के 14 पॉइंट्स तुमको 14 सेकंड के अंदर लर्न करा दूंगा। अब मैं एक स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद तुम्हारे 14 के 14 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। वापस से मैं बता रहा हूं। नाउ लेट अस स्टार्ट। ये स्केलर चिन्ह तो मैंने बता दिया, मैं आगे बढ़ के ये ऑलरेडी बता दिया। ये देखो, एक स्टोरी मैंने बताई है। जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनका जो भी कॉलेज है, मैं चाहता हूं, नासिक में एक BYK कॉलेज है, पुणे में सिम्बायोसिस है, बॉम्बे में सिडनेहम, विल्सन, जेवियर और रुपारेल। तो मेरा सर नेम है, रुपारेल कॉलेज भी बोले, हमारा नहीं भाई, ठीक है। सो ऐसा सोचो, तुम प्रिंसिपल के कैबिन में कभी ना कभी तो गए होंगे, स्कूल के या कॉलेज के। तो ऐसा सोचो, प्रिंसिपल का कैबिन, मैं ड्रॉ करके बताता हूं तो तुमको थोड़ा क्लियर समझेगा। ये प्रिंसिपल का कैबिन है, ठीक है, और एक और कैबिन है, ये वाइस प्रिंसिपल का बाजू में, और बीच में एक कांच है। क्या है? कांच है। इधर प्रिंसिपल बैठता है, इधर वाइस प्रिंसिपल बैठता है। समझ में? तो अब मैं स्टोरी शुरू करता हूं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा हो गया है। प्रिंसिपल क्या देखता है? कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल क्या देखता है? साइंस। बराबर है? सो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने काम का बंटवारा कर लिया। प्रिंसिपल क्या हैंडल करता है? कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल क्या हैंडल करता है? साइंस। ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल के पास। वापिस एक बार, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा किया, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कॉमर्स संभालता है, वाइस प्रिंसिपल साइंस संभालता है। ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। और रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैंने अभी ड्रॉ करके बताया था ना, दोनों का कैबिन है, कैबिन के बीच में कांच है, कांच में एक कागज है, चिपकाया है, उस कागज में लिखा हुआ है डिसिप्लिन। समझ में आया? प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने काम का बंटवारा किया, जिसको क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। ऑथोरिटी एक के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के पास है। दोनों कैबिन के बीच में जो कांच है, उसमें एक शब्द है, वो डिसिप्लिन है। ठीक है। एक टीचर आती है, ठीक है ना, और बोलती है क्या कमांड है। एक एक्चुअली टीचर आती है, ठीक है, कॉमर्स की टीचर रहती है, वो भी सोच सकते हो कमांड के लिए, ठीक है, और उसको कुछ पूछना रहता है साइंस के बारे में। ऐसा सोचो, एक टीचर आती है, और ऐसा सोचो ना, साइंस की टीचर है, एक साइंस की टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में जो कॉमर्स देखता है, और बोलती है आज का साइंस का क्या कमांड है। प्रिंसिपल बोलता है मेरे पास नहीं, मैं डायरेक्शन पॉइंट आउट करता है किसके पास? वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में, वहां डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं, वहां पे जाओ, क्योंकि वहां पे तुमको कमांड मिल जाएगा जो काम का। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के बीच काम का बंटवारा हुआ। फिर नेक्स्ट, ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल के पास। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल।
बीच में एक कांच है, वहां पे क्या चिपकाया गया है, एक टीचर आती है, साइंस की टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में, बोलती है आज का क्या कमांड है। प्रिंसिपल डायरेक्शन देते हैं, तू वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, वहां पे तुझे बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट की भाषा में प्रिंसिपल को सुपीरियर बोलेंगे, टीचर को सबऑर्डिनेट बोलेंगे, जूनियर। ठीक है ना? सो अभी जो प्रिंसिपल की असिस्टेंट है, सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, सबऑर्डिनेट वो आती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट आती है कैबिन में, जैसे प्रिंसिपल के कैबिन के बाहर बैठेगी या बाजू में बैठेगी, सबऑर्डिनेट आती है और आके थोड़ी दुखी रहती है। तो प्रिंसिपल पूछता है क्या हुआ, वो बोलती है आज 7 तारीख है, मेरा पगार हो सकता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, क्योंकि उसको पैसों की तंगी रहती है। वो आके बोलती है मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है। तो प्रिंसिपल बोलता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सुना है ना, उसका चेक ले ले। वापिस से एक बार, पॉइंट नंबर 1 क्या था बोलो? डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल देखेगा कॉमर्स, वाइस प्रिंसिपल देखेगा साइंस। एक ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल। दोनों के कैबिन के बीच में एक कांच है, उसमें क्या लिखा हुआ है? डिसिप्लिन। फिर एक साइंस की टीचर आती है प्रिंसिपल के कैबिन में, बोलती है आज का कमांड क्या है। तो प्रिंसिपल डायरेक्शन देते हैं वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा, वो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल की सबऑर्डिनेट आती है, थोड़ी दुखी रहती है। वो प्रिंसिपल पूछता क्या हुआ, बोलती है 7वां पॉइंट, आज 7 तारीख है, मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है क्या? प्रिंसिपल बोलता है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले। तो वो सबऑर्डिनेट बोलती है सर मैं तुरंत जाके बैंक में जमा करूं, मुझे अर्जेंट है। तो प्रिंसिपल बोलता है ओके, जाते समय चेन लगा के जा दरवाजे का। और जैसे जाती है बोलती है काम कर, एक कागज, एक ऑर्डर ले, नोटिस बोर्ड में लगा दे। ऑर्डर है कि हर एक स्टूडेंट को एक इक्विटी शेयर खरीदना पड़ेगा। आया समझ में? वापिस एक बार रिवाइज करो। पहला, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या देखता है? कॉमर्स। वाइस प्रिंसिपल क्या देखता है? साइंस। दोनों ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल। दोनों कैबिन के बीच में कांच है, उसमें क्या लिखा हुआ है? डिसिप्लिन लिखा है। क्या लिखा हुआ? आई लव स्टडीज। क्या लिखा है? डिसिप्लिन। उसके बाद एक साइंस की टीचर आती है, किसके कैबिन में? प्रिंसिपल के कैबिन में। क्या बोलती है? आज का कमांड क्या है? प्रिंसिपल का क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि वाइस प्रिंसिपल के कैबिन में जा। थोड़ी देर बाद कौन आता है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। वो क्या बोलती है? मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। वो बोलता ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले, मतलब सेंट्रलाइजेशन। जाते समय चेन लगा के जा, मतलब स्केलर चेन। जाती रहती है, बोलती है एक सेकंड, ये ऑर्डर लेके जा। कागज कहाँ लगा? नोटिस बोर्ड में। क्या लिखा है उसमें? हर एक स्टूडेंट को एक एक इक्विटी शेयर खरीदना होगा। वो जाती है। थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल आता है और बोलता है कि मेरा जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब काम करने का टाइम, वो 10 साल के लिए था, अभी 10 साल मेरा खत्म हो गया इधर। और मैंने इनिशिएटिव लिया दूसरे कॉलेज में, जैसे केटीएचएम कॉलेज में अप्लाई करने का, और मुझे मिल गया है, इसलिए आज मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे केटीएचएम में मिल रहा है। तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया। लेकिन प्रिंसिपल बहुत अच्छा रहता है। वाइस प्रिंसिपल बोलता है सर आपने बहुत कोऑपरेट किया, जाते समय मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, एस्पिरिट की घड़ी। सुना है एस्पिरिट? एस्पिरिट के परफ्यूम्स, एस्पिरिट की घड़ी नहीं सुना है? अरे तुम्हारे मर्सिडीज सुना है तो एस्पिरिट ने सुना? जरा वो अमेजन करो, गूगल करो, एस्पिरिट की घड़ियां, परफ्यूम बहुत फेमस है। तो जाते समय एस्पिरिट की घड़ी एज अ गिफ्ट किसको देके जाता है? प्रिंसिपल। लास्ट रिवीजन। पहला, काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल कॉमर्स, वाइस प्रिंसिपल साइंस। ऑथोरिटी किसके पास है? प्रिंसिपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? वाइस प्रिंसिपल। फिर दोनों कैबिन के बीच में क्या है? कांच। उसमें क्या लिखा हुआ है? डिसिप्लिन। फिर कौन आता है? एक टीचर आती है साइंस की, बोलती है यूनिटी ऑफ कमांड, मुझे कमांड दो। बोलता नहीं मेरे पास नहीं, डायरेक्शन, वाइस प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, उसके पास जा। वो जाती है। थोड़ी देर बाद कौन आता है? उसकी सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आके क्या बोलती है? मेरा रेम्यूनरेशन हो सकता है, पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। पॉइंट नंबर 8 वो क्या बोलता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक ले ले, पर जाते समय चेन लगा के जा, स्केलर चेन। वो जाती रहती है, बोलता है 2 मिनट, ये ऑर्डर ले। ऑर्डर मतलब एक कागज में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? हर एक स्टूडेंट को एक एक कॉलेज का इक्विटी शेयर खरीदना होगा। वो जाती है। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल आता है, थोड़ा शांत रहता है,
बोलता है कि मेरा टेन्योर खत्म हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर खत्म हुआ, मेरे को दूसरे कॉलेज में जॉब मिल गया है, तो मैंने इनिशिएटिव लिया था दूसरे कॉलेज में अप्लाई करने का, मुझे जॉब मिल गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। जाते समय मेरी तरफ से गिफ्ट लो, एस्पिरिट की घड़ी। अभी तुम लोग बिना देखे ये 14 पॉइंट जो मैंने बताया लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। तुमको लगभग सारे पॉइंट्स याद हो जाना चाहिए। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।